हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 मई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज है 21 मई और 21 मई से बनने वाले जितने भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू कर लेते हैं सेशन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा। इसके अलावा 11 मंथ की जो आपकी करंट अफेयर की बुकलेट है जिसमें जुलाई 2024 से लेकर मई 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर कंपाइल किया गया है। आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। यहाँ पर आपको सभी टॉपिक अलग दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इनका। अगर आप सैंपल देखना चाहें तो इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज सभी यहाँ पर सैंपल देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि अवार्ड्स का कोई टॉपिक रहता है तो जितने भी आपके लास्ट 11 मंथ में जो भी न्यूज़ है रिलेटेड टू अवार्ड्स वो यहाँ पर सब कंपाइल किया गया है। इसके अलावा इंडेक्स और रैंकिंग की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें तो सभी टॉपिक्स यहाँ पर हमने सेग्रीगेट किए गए हैं। इसके अलावा जो भी हमारी क्लासेस होती है वो इसी प्लेटफॉर्म पर होती है। इसके अलावा जो हमारा एप्लीकेशन है वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर एट प्रेजेंट 40% का डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040 और 1,000,040 कूपन कोड यूज़ करने के बाद में आपको जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर 40% का डिस्काउंट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब शुरू कर लेते हैं लेक्चर को और डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट विजडम जंगल सफारी ट्रेन, कि किस स्टेट ने पहला विजडम जंगल सफारी ट्रेन इसको लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा ये जो लॉन्च किया गया है वो किया है यूपी गवर्नमेंट ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इंडिया का पहला विजडम जंगल सफारी ट्रेन ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। अब यहाँ पर टर्म आई है विजडम जंगल, ये क्या है? तो विजडम कोचेस की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके की लग्जरी ट्रेन्स होती हैं, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। कुछ ऐसी लग्जरी ट्रेन होती है जो कि एक बहुत ही अच्छा व्यू आपको देती है। यानी जैसे कि आपके कैमरे में फीचर होता है ना मोबाइल में पैनोरामिक व्यूज़ जिसमें आपको मिलता है, तो इस तरीके का पूरा व्यू ये ट्रेन्स देती हैं। और इसमें बड़े बड़े ग्लासेस होते हैं और जिनकी सीलिंग्स और विंडोज़ वगैरह होती हैं वो भी कम्प्लीटली किस चीज़ की होती है, ग्लासेस की ही होती है, जिससे कि आपको पूरा का पूरा जो व्यू है अपने आसपास का वो आपको अच्छे से विजिबल हो। तो याद रखिएगा विजडम का मतलब क्या है। बेसिकली एक लग्जरी ट्रेन है जिसमें कि आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है। विंडोज़ और जो बाकी की चीज़ें होती हैं वो पूरी ग्लास सीलिंग से बनी हुई होती हैं। और ये इंडिया का पहला विजडम जंगल सफारी ट्रेन है जिसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि उत्तर प्रदेश हैज लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट जंगल सफारी ट्रेन विद विजडम कोचेस बिटवीन कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दुधवा टाइगर रिजर्व, इन दोनों के बीच में ये लॉन्च किया गया है। एंड द विजडम ट्रेन हैज़ लार्ज ग्लास विंडोज एंड ट्रांसपेरेंट रूफ फॉर पैनोरामिक व्यू। जो फॉरेस्ट व्यू आएगा वो बहुत अच्छा आएगा क्योंकि विंडोज़ वगैरह जो यहाँ पर है वो कैसी हैं, ग्लासेस की हैं। इट ऑपरेट्स ऑन वीकेंड्स विद प्लान टू रन डेली टू अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट। द ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 107 किलोमीटर इन जस्ट 4 hours and 25 minutes, जिसकी कॉस्ट आपकी रहेगी 275 रुपीज़ पर पर्सन। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द वन डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट कैंपेन लिंकिंग दुधवा, कतरनी घाट और किशनपुर सेंचुरी। तो याद रखिएगा ये जो ट्रेन है एक विजडम कोचेस के साथ में रहेगी। कतरनी घाट से लेकर दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच में चलने वाली है। बहुत अच्छा इससे व्यू मिलने वाला है। साथ ही में अभी तो ये इनिशियली इसको वीकेंड पे ऑपरेट किया जाएगा, बट इसका प्लान ये भी है कि इसको डेली बेसिस पर भी चलाया जाए। 107 किलोमीटर का एरिया ये कवर करेगी 4 घंटे 25 मिनट में। और इसकी जो कॉस्ट रहेगी वो पर पर्सन रहेगी 275 रुपीज़। इसके अलावा ये 3 फॉरेस्ट को यहाँ पर कवर करने वाली है जिसमें आएगा आपका दुधवा, कतरनी घाट और इसके अलावा किशनपुर सेंचुरीज। ठीक है, और स्टेट का नाम आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश, तो याद रहेगा। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आपकी रही हैं इंडियाज़ में पहले स्टेट के अगर हम बात करें उस कॉन्टेक्स्ट में तो वो हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट साइन लैंग्वेज, तो ये किसने की है? तो ये की है पंजाब ने। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट क्लासिफिकेशन इन रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो ये हुई है कहाँ पर? तेलंगाना में। ये भी हमने करंट में डिस्कस किया था।
फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि किस आर्टिकल में ये मेंशन है। इसको पहले जो आज़ादी के बाद अगर हम बात करें तो इसको इम्प्लीमेंट किया है उत्तराखंड ने। इंडियाज़ फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी, तो ये होगी आपकी महाराष्ट्र में। फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो ये हो जाएगा केरला। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट तो ये होगा सिक्किम। इम्प्लीमेंट द राइट टू डाई, तो ये है आपका कर्नाटका। काऊ को राजमाता का जो टाइटल दिया है वो दिया है महाराष्ट्र ने। इसके अलावा अपनी स्टेट असेंबली में ट्रांसलेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाला पहली जो स्टेट बनी है वो बनी है उत्तर प्रदेश। और इसका जो आंसर है विजडम कोचेस वाली जो जंगल सफारी है उसका भी आंसर क्या होगा आपका उत्तर प्रदेश ही होगा। और इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट तो ये हो जाएगी आपकी केरला। और फर्स्ट इंडियन स्टेट टू स्टैब्लिश सीनियर सिटीजन कमीशन तो ये भी कहाँ पर होगी, अगेन केरला। तो ये सभी जो आपके रिसेंट न्यूज़ में रही है इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी एक बार गो थ्रू कीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025। तो ये एक रिपोर्ट है ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025। तो इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर रिलीज़ किया है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसको रिलीज़ किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इंटरनेशनल एजेंसी ने एनर्जी एजेंसी ने इसको लॉन्च यहाँ पर किया है इन 2024। ये जो डेटा है इसमें बताया गया है इन 2024 more than 1 in 4 cars sold globally was electric and China led the world with nearly 50% of global EV cars sale। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि जो EVs चल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चल रही है, काफ़ी तेज़ी से उनकी ग्रोथ हो रही है। तो 2024 में देखा गया कि जो 4 कारें बिक रही हैं उन 4 में से जो एक कार है वो इलेक्ट्रिक कार है। और अगर हम बात करें कि कौन सी कंट्री ने यहाँ पर टॉप किया है, अगर हम बात करें परचेज जिसने ईवी कार्स को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सेल किया है, तो वो हो जाएगी आपकी चाइना। और इसके अलावा अगर हम बात करें एशिया एंड लैटिन अमेरिका, स्पेशली अगर हम बात करें थाईलैंड, वियतनाम, ब्राज़ील, ये जो है वो काफ़ी अच्छा एक हब बन चुकी हैं ईवीज़ को लेकर। तो आगे आने वाले फ्यूचर में मान सकते हैं कि जितनी भी आपकी जो व्हीकल्स वगैरह होंगी वो इलेक्ट्रिक और ईवीज़ में ट्रांसफॉर्म यहाँ पर होंगी, जो कि डेफिनेटली हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होगी। तो याद रखना है कि जो ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट है उसको लॉन्च किया है या फिर उसको रिलीज़ किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। याद आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं तो जैसे व्हीकल होती है तो वो जब चलती है तो वो एनर्जी रिलीज़ करती है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और इसको, इस रिपोर्ट को भी आप इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, इंद्रायणी रिवर that was recently seen in news is located in which country, सॉरी यहाँ पर आएगा स्टेट। हाँ, तो अगर हम बात करें इंद्रायणी रिवर की जो अभी रिसेंटली यहाँ पर देखी गई है तो वो किस स्टेट में है ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये आपको मिलेगी महाराष्ट्र में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो जितनी भी रिवर्स वगैरह होती हैं, जो मेन रिवर्स हैं आपकी, वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये अभी न्यूज़ में थी, न्यूज़ में क्यों थी तो वो भी हम जान लेते हैं कि पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दैट इज PCMC recently demolished 36 illegal bungalows from the river villa project that were built within the blue flood line of the इंद्रायणी रिवर इन चिखली। तो ये जो रिवर है इसके आसपास 36 ऐसे इलीगल बंगलोज थे जिनको अभी डिमोलिश किया गया है, तो इसीलिए रिवर जो है वो न्यूज़ में आ गई है। ये जो रिवर है ये लोकेटेड है कहाँ पर, महाराष्ट्र में, और ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, भीमा रिवर की, जो आगे जाके फिर कृष्णा रिवर में ज्वाइन हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भीमा रिवर भी इम्पॉर्टेंट है, कृष्णा भी इम्पॉर्टेंट है, एंड अगेन अगर हम बात करें इंद्रायणी रिवर की तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो याद रहेगा कि ये ट्रिब्यूटरी है भीमा रिवर की जो आगे जाकर ज्वाइन होती है कृष्णा रिवर में, और ये जो रिवर है वो है कहाँ पर लोकेटेड, ये है आपकी महाराष्ट्र में लोकेटेड। इसके अगर हम ओरिजिनेशन की बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट नियर लोनावला एंड फ्लोज थ्रू पुणे डिस्ट्रिक्ट बिफोर मर्जिंग विद द भीमा रिवर। तो भीमा रिवर से मिलने से पहले ये पुणे डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, लोनावाला के पास में जो वेस्टर्न घाट है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। तो ये आपने इसमें याद रखना है। फिर है द RS-24 यार्स इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल
डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो जैसे कि अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन चल रही है, तो उसमें क्या है कि जितने भी मिसाइल्स हैं आपकी, वो जो भी न्यूज़ में आती हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर जो मिसाइल आई है वो है आपकी RS-24 यार्स, जो कि एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से देश ने इसको डेवलप किया है। तो याद रखिएगा, इसको जो डेवलप किया है वो किया है रशिया ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें ध्यान रखिएगा कि RS-24 इसको डेवलप किया है किसने, रशिया ने, विच इज़ एन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अगर हम वर्ड ब्रेक को यहाँ पर समझें तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत लंबी दूरी तक यात्रा करने वाली मिसाइल होती है। इसकी जो रेंज होती है वो अराउंड 5500 किलोमीटर तक ये जाती है, और इसका जो मेन पर्पस रहता है वो यही रहता है कि एक देश से दूसरे देश तक परमाणु हथियार, यानी कि जो आपके परमाणु हथियार है उनको पहुँचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक लंबी दूरी की मिसाइल है जिसको RS-24 यार्स, जिसको डेवलप किया किसने, रशिया ने। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं। RS-24 यार्ड्स known by NATO as SS-29 is Russian made intercontinental ballistic missile and it is officially entered into service in February 2010, यानी कि 2010 में फरवरी में ये सर्विस में आई थी, और रशिया के स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका रोल है। नाटो की तरफ से जो उसको नाम दिया गया है वो है SS-29। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसका नाम किसने डेवलप किया है, तो वो सभी आपको उसमें याद रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली एमिनेंट न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिनका नाम है MR श्रीनिवासन passed away, in which year he was awarded with पद्म विभूषण। कि रिसेंटली एक काफ़ी बड़ी हस्ती है, नाम है इनका MR श्रीनिवासन, इनकी डेथ हुई है और आपसे पूछा गया कि इन्हें किस ईयर में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण यानी कि इंडिया का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फर्स्ट वन कौन सा है, तो फर्स्ट वन हो जाएगा भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर आएगा भूषण एंड देन पद्मश्री। तो जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है या फिर अवार्ड है पद्म विभूषण, ये इन्हें कब दिया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ये इन्हें मिला है 2015 में। जैसे कि हमने आजकल का ट्रेंड देखा है, आपने एसएससी के एग्जाम्स की अगर PYQs को देखा होगा तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की डेथ होती है, अगर उनको कोई भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जैसे कि भारत रत्न या फिर पद्म विभूषण, श्री या फिर कुछ इस तरीके से मिला होता है तो वो एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि MR श्रीनिवासन जिनकी अभी डेथ हुई है वो कौन थे, तो याद रखिएगा एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। ठीक है, पद्म विभूषण की बात करें 2015 में इनको पद्म विभूषण मिला था। और बाकी अगर हम इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करें तो जितने भी आपके अदर 3 और सिविलियन अवार्ड है हमारे, यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीनों ही इनको मिले हैं। ठीक है, 2015 में, 1990 में और 1984 में। तो ये ध्यान रखिएगा, नाम है इनका डॉक्टर MR श्रीनिवासन। इनका कई बार ऑर्डर भी पूछ लेते हैं, तो बहुत सिंपल सी ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले सबसे बड़ा नाम दैट इज विभूषण, फिर आप VI काट देंगे तो सिर्फ बचेगा भूषण और उसके बाद आएगा श्री। तो ये ऑर्डर भी आपसे पूछ लेते हैं, तो वो भी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि रिसेंटली कंट्रीज फॉरमोस्ट एस्ट्रोफिजिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर जयंत नार्लिकर, इनकी भी अभी डेथ हुई है। इन्हें अगेन किस वर्ष इन्हें पद्म विभूषण मिला था, तो इन विच ईयर ही वॉज अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण, तो इन्हें मिला था 2004 में। तो इससे पहले हमने जिन पर्सनालिटी को डिस्कस किया उनका नाम क्या, MR श्रीनिवासन। उनको अगर हम बात करें पद्म विभूषण की, वो मिला है कब, 2015 में। एक और पर्सनालिटी की डेथ हुई है जिनका नाम है डॉक्टर जयंत नार्लिकर, ये भी एक एस्ट्रोफिजिशिस्ट थे। ठीक है, इनको जो अवार्ड मिला था वो मिला था 2004 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो वन ऑफ द कंट्रीज फॉरमोस्ट एस्ट्रोफिजिशिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर जयंत नार्लिकर हैज़ पास्ड अवे इन पुणे महाराष्ट्र ऑन 20 मई 2025। ये काफ़ी इन्होंने पॉपुलराइज किया है जो कंट्रीज थ्रू हिज स्टोरी। ही इज़ ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड वाइड फॉर प्रपोजिंग एन ऑल्टरनेट मॉडल
टू द बिग बैंग थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ये बन जाते हैं। और 1972 में इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को भी ज्वाइन किया था। 2004 में इन्हें मिला है पद्म विभूषण, 1965 में इन्हें मिला है पद्म भूषण, और 2011 में इनको मिला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से महाराष्ट्र का हाईएस्ट अवार्ड, जिसको कहते हैं महाराष्ट्र भूषण के नाम से। इसके अलावा यूनेस्को का कलिंगा अवार्ड जो है साइंस के फील्ड में, वो इन्हें मिला है 1996 में। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पे ध्यान रखने हैं, पद्म विभूषण, भूषण, महाराष्ट्र भूषण, और इसके अलावा यूनेस्को का कलिंगा अवार्ड। फिर रिसेंटली एनसीसी कैडेट सक्सेसफुली क्लाइम्स विच हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड फॉर द थर्ड टाइम, कि तीसरी बार एनसीसी कैडेट ने सक्सेसफुली किस हाईएस्ट पीक को उसकी चढ़ाई इन्होंने अभी की है। तो याद रखिएगा, इन्होंने जो चढ़ाई की है अभी वो की है माउंट एवरेस्ट की, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जो कि एशिया की हाईएस्ट अगर हम बात करें पीक है माउंट एवरेस्ट, और नॉट इन एशिया, पूरे वर्ल्ड की अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें ध्यान रखेंगे। हालांकि आगे जितने भी आपके और इम्पोर्टेंट जितने भी पीक्स हैं थ्रू आउट दी कॉन्टिनेंट्स वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि एनसीसी दैट इज नेशनल कैडेट कॉर्प्स कंटिजेंट सक्सेसफुली स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन 18 मई 2025, और ये इनका थर्ड सक्सेसफुल एक्सपीडिशन था आफ्टर 2013 एंड 2016। ठीक है, और जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे राजनाथ सिंह, उन्होंने 3 अप्रैल 2025 को एनसीसी के एक्सपीडिशन को फ्लैग्ड ऑफ किया था। तो ध्यान रखिएगा, और ये जो कैंडिडेट्स जो यहाँ पे गए थे, तो 10 एनसीसी कैडेट्स थे जिनको सेलेक्ट किया गया था थ्रू ऑल ओवर द इंडिया, जिसमें कि 5 बॉयज़ थे एंड 5 गर्ल्स थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू माउंट एवरेस्ट, तो वो भी हम जान लेते हैं। जैसे कि अगर हम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, वो लगाते हैं कई बार नेपाल और इंडिया में। तो ध्यान रखिएगा कि जो माउंट एवरेस्ट है वो आपको मिलेगा ऑन द बाउंड्री ऑफ नेपाल और तिब्बत। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ग्रेट हिमालय रीजन्स ऑफ हिमालयाज है वहाँ पर ये लोकेटेड है। नेपाल में इसको हम कहते हैं सागर माथा के नाम से, और तिब्बत में इसको जानते हैं चोमुलोंगमा के नाम से इसको जाना जाता है। इनिशियली इसका नाम माउंट एवरेस्ट नहीं था, पहले इसको पीक्स 15 के नाम से जानते थे। बाद में इसको 1865 में सर जॉर्ज एवरेस्ट को ऑनर करने के लिए इस पीक का नाम रखा गया था माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो अराउंड 8848, कई बार समटाइम जब स्नो वगैरह इस पे जम जाती है तो इसकी हाइट को कंसिडर किया जाता है 8850। तो अप्रोक्सीमेशन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्टैटिक फैक्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन जो गए थे माउंट एवरेस्ट पर तो वो थे सर एडमंड हिलरी, और इसके अलावा शेरपा तेंजिंग नोर्गे, ठीक है, जिन्होंने इनका साथ दिया था 1953 में। और 29 मई को हम एक डे भी सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी आप मुझे बताओगे। फर्स्ट विमेन इन द वर्ल्ड की बात करें तो जापान से थी जुंको तबई। फर्स्ट इंडियन विमेन की बात करें तो ये थी बछेंद्री पाल। फर्स्ट विमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस तो ये थे संतोष यादव ऑफ इंडिया। फर्स्ट विमेन एम्प्यूटी इन द वर्ल्ड तो ये थी अरुणिमा सिन्हा, यानी कि एक तरीके से अपाहिज तो हम एक सही वर्ड नहीं होगा, बट अगर हम बात करें तो ये पहली एम्प्यूटी थी जो कि गई थी माउंट एवरेस्ट पर, जिनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। ओल्डेस्ट इंडियन वेमेन की बात करें तो ये रिसेंटली न्यूज़ में थी, मई 2024 में ये गई थी एट द एज ऑफ 55, जिनका नाम है ज्योति रात्रे। अब यहाँ पर भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, अब ये तो है ओल्डेस्ट इंडियन वेमेन, अगर हम ओल्डेस्ट इंडियन मैन की बात करें तो वो भी रिसेंटली न्यूज़ में थे, तो उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे। दैट ओल्डेस्ट इंडियन मैन जो कि क्लाइम किए हैं माउंट एवरेस्ट पर, तो उनका नाम आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, और ये है आपकी सारी कॉन्टिनेंट की टॉलेस्ट माउंटेन, तो आप देख सकते हैं जैसे कि अमेरिका में है माउंट डेनाली, अकांक्वा फ्रॉम साउथ अमेरिका, विंसफ मासिफ है अंटार्कटिका में, किलिमंजारो है अफ्रीका में, एल्ब्रुश है आपके यूरोप में, एवरेस्ट है आपकी एशिया में, और कौशिकियो आपकी है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। फिर रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च 3 ऐप जो कि है डिपोट दर्पण, अन्न मित्रा और अन्न सहायता। तो ये जितने भी आपके पोर्टल हैं या फिर ऐप हैं ये लॉन्च किया किसने, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें ध्यान रखना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने इन तीनों ऐप्स को यहाँ पर लॉन्च किया, जिनका नाम है
डिपोट दर्पण, अन्न मित्रा और अन्न सहायता। ठीक है, ये जो ऐप्स हैं इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर्स अफेयर्स, पब्लिक एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रहलाद जोशी ने ऑन 20 मई 2025 में। इनका बेसिकली पर्पज़ यहाँ पर यही है कि जो भी आपका पीडीएस सिस्टम है उनमें ट्रांसपेरेंसी लाना, जो भी प्रोक्योरमेंट है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिशियरी के पास में काफ़ी अच्छे से हो जाए, तो वही सब इनका यहाँ पर देखभाल करना, वही बेसिकली इसका यहाँ पर पर्पज़ है। फिर है रिसेंटली विच कंट्री एलिमिनेट्स ट्रोकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम एंड इट इज़ रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO। हालांकि ये न्यूज़ पहले भी थी कि किस देश ने ट्रोकोमा को अपने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है, तो वो है अपना देश भारत, लेकिन अभी से ऑफिशियली रिकॉग्निशन यहाँ पर मिल गई है, तो अगेन ये न्यूज़ में है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो अभी जो WHO है इसकी 70th मीटिंग थी, उसी दौरान इंडिया को यहाँ पर ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया कि इसने ट्रोकोमा को फाइनली यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, ट्रोकोमा की बात करें तो एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है जो कि बैक्टीरियम क्लाइमेडिया ट्राइकोमाइटिस के द्वारा होता है। ठीक है, और नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आपकी पूरी अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, तो जो आपका ट्रॉपिकल रीजन होता है ना, जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर जो बीमारियाँ होती है, जिनको आपका जो, अगर हम बात करें ग्लोबल नॉर्थ जिसको एड्रेस नहीं करता, तो वो सारी जो बीमारी होती है आपको जो डेवलपिंग कंट्रीज में होती है, तो वो कंसिडर की जाती है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में। तो ट्रोकोमा भी एक ऐसी ही बीमारी थी जिसमें कि ये ज़्यादातर आँख को आपका जो है इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसको इंडिया से फाइनली एलिमिनेट कर दिया गया है और इंडिया को इसके लिए रिकॉग्निशन भी मिल चुका है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर विच स्टेट लॉन्च द इंदिरा सोरा गिरी जल विकासम स्कीम फॉर ट्राइबल फार्मर्स। ट्राइबल फार्मर्स को लेकर जो ये इंदिरा सोरा गिरी जल विकासम स्कीम है, ये किसने यहाँ पर लॉन्च की है, तो याद रखिएगा इसको लॉन्च किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी इंदिरा सौरा गिरी जल विकासम स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया है। कहाँ पर लॉन्च किया है, तो मचारम विलेज है नगर कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। इस स्कीम से जो भी ट्राइबल फार्मर्स हैं उनको फ्री सोलर पावर्ड पंप्स यहाँ पर दिए जाएंगे और हर एक पंप की जो कैपेसिटी होगी वो होगी 5 to 7.5 हॉर्स पावर। ठीक है, दीज पंप्स आर मेंट टू सपोर्ट द इरीगेशन ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, तो उनका जो इरीगेशन है उसमें मदद करने के लिए इन सबको यहाँ पर दिया जाएगा। एंड द पायलट प्रोजेक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 45 एकर्स ऑफ लैंड और ये 45 ट्राइबल फार्मर्स को यहाँ पर बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, चलो अब एक आपसे मैं साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर पूछूंगी कि 1 हॉर्स पावर में कितनी यहाँ पर वॉट होती है, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं तो आपको बताना है। ठीक है, फिर है ऑन विच डेट वर्ल्ड्स बी डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो विश्व मधुमक्खी दिवस की अगर हम बात करें तो ये सेलिब्रेट हम कब करते हैं, ध्यान रखिएगा ये हर साल 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूएन इसको सेलिब्रेट करता है। इसकी थीम है बी इंस्पायर्ड बाय नेचर टू नरिश अस ऑल। फिर है वर्ल्ड फेयर प्ले डे। तो वर्ल्ड फेयर प्ले डे की अगर हम बात करें तो ये कब सेलिब्रेट हुआ है, तो ये अभी यूएन ने रिकॉग्नाइज किया है कि इसको हम सेलिब्रेट करेंगे 19 मई को, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो अभी रिसेंटली ये मानना शुरू हुआ है कि यूएन जनरल असेंबली ऑफिशियली डेजिग्नेट 19 मई एज वर्ल्ड फेयर प्ले डे। ठीक है, 2025 से इसकी शुरुआत होगी, पहली बार ही मनाया गया है, तो इम्पॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखिएगा। And this global observance recognize the power of sports to bridge divides, foster equality and inclusion, and promote a more peaceful and just world by instilling values like fairness. तो स्पोर्ट्स में फेयरनेस काफ़ी ज़रूरी है, तो उसी चीज़ का एक तरीके से उस चीज़ को महत्व देने के लिए ये डे यहाँ पर डेजिग्नेट किया है यूएन जनरल असेंबली ने 19 मई को। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट मई के डेज को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। महाराष्ट्र और गुजरात का फॉर्मेशन भी 1 मई को ही सेलिब्रेट होता है। ट्यूना डे की बात करें 2 मई को। बताएंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को। इस बार रैंक क्या है वो भी बताओगे, इंडिया की फर्स्ट पे कौन है वो भी बताओगे कमेंट सेक्शन में। वर्ल्ड एस्थमा डे 6 मई। एथलेटिक्स डे 7 मई। रेड क्रॉस डे इंपॉर्टेंट है 8 मई को है। थैलेसीमिया भी 8 मई को है। माइग्रेटरी बर्ड डे 10 मई को मनाया गया 2025 में, 2 बार बनता है, ध्यान रखिएगा साल में 2 बार बनता है और मई के आई थिंक 2nd या 1st मंगलवार को ये बनता है और इस बार ये मना है 10 मई को।
नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को, इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई को, डेंगू डे मना है 16 मई को और इंटरनेशनल म्यूजियम डे मना है 18 मई को। इसके अलावा रिवीजन अगर हम करें तो विजडाडोम जंगल सफारी ट्रेन मैंने डिस्कस की है, इंडिया की पहली, उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई है। इसके अलावा बात करें अगर हम ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल से मैंने याद करवाया था कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। इसके अलावा इंद्रायणी रिवर जहाँ पे अभी 36 इलीगल बंगलोज को डिमोलिश किया गया है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। RS-24 यार्स एक कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है डेवलप्ड बाय रशिया। MR श्रीनिवासन जी की अभी डेथ हुई है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। पद्म विभूषण इनको मिला है कब? 2015 में। और एक एस्ट्रोफिजिशिस्ट थे डॉक्टर जयंत नार्लिकर, इनकी भी डेथ हुई है, पद्म विभूषण इनको मिला है 2004 में। एनसीसी ने अभी एक हाईएस्ट पीक को क्लाइम किया फॉर द 3rd टाइम, नाम है इसका माउंट एवरेस्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें 3 एप्स डिपोट, दर्पण, अन्न मित्रा और अन्न सहायता पीडीएस सिस्टम को फोस्टर करने के लिए इनको लॉन्च किया गया है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। ट्रोकोमा को भी एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इसको एलिमिनेट किया गया है, किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा इंदिरा सौरागिरी जला विकासम स्कीम लॉन्च की है, किसने? तेलंगाना ने। वर्ल्ड बी डे ये मना है 20th मई को, और वर्ल्ड फेयर प्ले डे ये मना है अभी इसी बार से 19 मई को। तो ये पूरा आपका आज का करंट अफेयर था। इसके अलावा जो सब्जेक्ट वाइज सीरीज है आप इसको भी देख सकते हैं। सभी टॉपिक्स यहाँ पर आपको मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के, और कूपन कोड मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज में। और कॉम्बो ऑफर अभी चल रहा है तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। जो भी आपका फीडबैक रहता है कमेंट में हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।